Hello student, today we are going to discuss another very important topic, that is structure of chromosome and DNA। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए के विषय में पढ़ेंगे। डीएनए बहुत ही महत्वपूर्ण जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में अवेलेबल करता है, उसके विषय में पढ़ना बहुत ही जरूरी। जैसा कि प्लांट सेल में हम आपको बताए थे कि डीएनए और आरएनए के विषय में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए पढ़ेंगे। डीएनए एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है जो हमारे बॉडी में रहता है और हमारे बॉडी के नक्शे को क्रिएट करता है। तो डीएनए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों? डीएनए इज द स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए इज द स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हमारी जितनी भी जेनेटिक सूचनाएं होती हैं सब डीएनए में ही स्टोर होती है। डीएनए प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। डीएनए प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है, और कोशिका जितनी भी सेल हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सब प्रत्येक सेल में डीएनए पाया जाता है। मीन्स each and every cell of our body contain equal amount of DNA। प्रत्येक कोशिका में एक बराबर मात्रा में डीएनए होता है। तो डीएनए के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। डीएनए के विषय में पढ़ने से पहले एक फिगर यहाँ आप लोग देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जो गुणसूत्र की संरचना के विषय में पहले हम लोग जानते हैं। गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र एक वाहक होता है जो कि डीएनए से बना रहता है, डीएनए में पाया जाता है, डीएनए से गुणसूत्र बनता है, और ये गुणसूत्र हमारे माता पिता से उनके लक्षणों को बच्चों में लेकर जाता है। गुणसूत्र पे एक कारक जीन पाया जाता है जो माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को बच्चों में ट्रांसफर करता है। तो क्रोमोसोम हमारे लिए क्यों जरूरी है? माता पिता के क्रोमोसोम क्या करता है? माता पिता के वंशागत जो लक्षण होते हैं उन्हें बच्चों में ट्रांसफर करता है। बात समझ में आया? देखिए गुणसूत्र क्या करता है, जो फिजिकल कैरेक्टर होते हैं, जो हमारे माता पिता के फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, रंग हुआ, रूप हुआ, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें वह उनके संतान में लेकर जाता है, न कि मेंटल। मीन्स कभी ये नहीं कहा जा सकता है कि एक पहलवान का बच्चा पहलवान हो, एक टीचर का बच्चा टीचर हो, एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर हो, ऐसा संभव नहीं है। वह उसके मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए माता पिता के वंशागत लक्षणों को जो आनुवंशिक होते हैं वो बच्चों में ट्रांसफर करता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्रोमोसोम के जो बाहरी आवरण होती है उसे हम लोग पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। और ये लिक्विड वाला जो फॉर्म होता है उसे मैट्रिक्स। डीएनए की गुणसूत्र किसका बना रहता है? क्रोमोसोम किसका बनता है? क्रोमोसोमेट फ्रॉम डीएनए। किससे बना रहता है? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम किसका बना रहता है? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। एक नंबर में हमेशा पूछता है कि क्रोमोसोम गुणसूत्र किसका बनता है? डीएनए का। और हिस्टोन प्रोटीन किस प्रोटीन का बनता है? एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि गुणसूत्र किस प्रोटीन से बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन। अगर ऑप्शन में अगर ऐसे पूछते कि गुणसूत्र किसका बना है, तो डीएनए एंड प्रोटीन। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, एक चीज और हमने आपको बताया था कि जो मानव होते हैं उनमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो माता पिता से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो माता से 23 गुणसूत्र और पिता से 23 गुणसूत्र मिलके बच्चों में 46 गुणसूत्र आते हैं। तो यह गुणसूत्र कहां से टूटता है? ये गुणसूत्र सेंटोमियर से टूटकर 23 फादर से और 23 मदर से बच्चे के अंदर जाता है। तो गुणसूत्र कहां से टूटता है? गुणसूत्र सेंट्रोमियर से टूटता है। क्रोमोसोम कहां से टूटता है? अपने सेंट्रोमियर से टूटता है। अब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हम लोग समझ गए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, डीएनए।
अब हम लोग अपने डीएनए पे आते हैं। डीएनए में क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसके विषय में हम लोग जान गए, क्रोमोसोम का कार्य जान गए। अब डीएनए, डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए से पढ़ने से पहले हम लोग डीएनए के विषय में जानते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई। तो इसके विषय में आप लोग को 3 नाम याद रखना होगा। इन 1915 वैज्ञानिक थे वाटसन, क्रिक, विल्किंस और एक रुफोल्ड फ्रैंकलिन थे। रुफोल्ड फ्रैंकलिन थे। ये 4 नाम आपको याद रखना होगा, वाटसन, क्रिक, विल्किंस और आर फ्रैंकलिन। ये 4 वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1950 में डीएनए की खोज की, डीएनए मॉडल की खोज की। इनके खोजने के आधार पे इन तीनों लोगों को इन 1962 में नोबेल प्राइज मिला था डीएनए के खोज में। डीएनए की खोज में इन लोगों को, वाटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में। अब आप कहोगे सर इनको क्यों नहीं मिला था? क्योंकि इस समय ये बहुत ही इन्होंने एक्सरे और जो डीएनए की संरचना होती है डबल हेलिक्स, डीएनए की संरचना कैसी होती है? डबल हेलिक्स। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज आर फ्रैंकलिन ने जो किया था, और इन्हें नोबेल प्राइज इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये 38 ईयर्स की एज में, ये 38 ईयर की एज में कैंसर से पीड़ित थे, जिनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण इन्हें प्राइज नहीं मिला था। लेकिन इन 1962 में वाटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल प्राइज मिला था डीएनए की खोज के लिए। ये बात हमें स्पष्ट हो गई। अब हम लोग डीएनए के विषय में आगे पढ़ते हैं कि डीएनए के विषय में पढ़ने से पहले एक चीज हम जानते हैं, जैसे बैक्टीरिया, डीएनए के आकार के विषय में जानते हैं। बैक्टीरिया ही एक ऐसा सेल है, बैक्टीरिया ही, जीवाणु ही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और ह्यूमन के अंदर कैसा डीएनए पाया जाता है? डबल हेलिक्स, 2 धागे नुमा संरचना होती है जो आपस में गुत्थी की तरह उलझी होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, जो कि मनुष्यों में पाया जाता है। अब हम लोग देखें कि डीएनए बना किसका रहता है। तो डीएनए किससे बना होता है? डीएनए होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ध्यान देना आप लोग, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम नाम लिखे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। देखिए आप लोग ये जानते होंगे, पॉलीमर और मोनोमर, मोनोमर और पॉलीमर। ये पॉली को अगर हम हटा दें तो न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से डीएनए का निर्माण हुआ। मोनोमर और पॉलीमर में अंतर क्या है आपको समझने के लिए हम एकदम आसान सा एग्जांपल देते हैं। जैसे एक दीवार किससे बनी हुई है? ईंट की। दीवार किससे बनी हुई है? ईंट की। तो जो ईंट है हमारा वो मोनोमर है, और ईंट से मिलकर जो दीवार तैयार हुई है वो क्या है? हमारा पॉलीमर। मतलब कई ईंटों को मिलने से दीवार तैयार हुई, तो ईंट हमारा मोनोमर हुआ और दीवार क्या हुआ? पॉलीमर हुआ। ऐसे एक एग्जांपल आपको दे दिए, ग्लूकोज। ग्लूकोज के बिलियंस ऑफ यूनिट मिलके ग्लूकोज क्या हुआ? मोनोमर हुआ, और इस ग्लूकोज के बिलियन ऑफ यूनिट्स जुड़ के स्टार्च तैयार करते हैं, ग्लाइकोजन तैयार करते हैं, सेलुलोज तैयार करते हैं। तो वह क्या हुआ? वह पॉलीमर हुआ। ग्लूकोज क्या हुआ? मोनोमर हुआ, और वह क्या हुआ? पॉलीमर हुआ। समझ में आया आप लोग को? तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है पहले इसके विषय में जाने तो हमें समझ में आ जाएगा डीएनए कैसे बना। न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के होते हैं, 3 चीजों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। पहला होता है पेंटोज शुगर। देखिए ऊपर भी हम लिखे हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर
दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा फॉस्फेट मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है? पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस और फॉस्फेट मॉलिक्यूल। यहां हम लिखे हैं पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। एक चीज आप केयर कीजिएगा, यहाँ एक चीज और एक शब्द और हम आपको बता रहे हैं, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ध्यान दीजिएगा, क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कब रहेगा? जब ये तीनों रहेगा, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होगा, तब क्या बनेगा हमारा? न्यूक्लियोटाइड। लेकिन सिर्फ दो हो, पेंटोज शुगर हो, ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब पेंटोज शुगर हो और नाइट्रोजनस बेस हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। देखिए सिर्फ टी और एस का फर्क है। न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? जब पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स तीनों होते हैं तो उसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस दोनों हो तो उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। समझ में आया ये अंतर? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर समझ में आ गया? ये पूछता है हमेशा एक नंबर, न्यूक्लियोटाइड में कौन क्या क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो समझ में आ गया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड भी समझ में आ गया। न्यूक्लियोटाइड में क्या था? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। हम एक एक के विषय में पढ़ते हैं कि पेंटोज शुगर क्या होता है। पहले पेंटोज शुगर, इन्हीं से मिलके डीएनए बना है, तो पहले हम लोग पेंटोज शुगर क्या होता है? पेंटोज शुगर एक मोनोसैकेराइड है, 5 कार्बन वाला। पेंटोज शुगर क्या है? पेंटोज, पेंटा माने 5 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड है पेंटोज शुगर। इसकी संरचना बनाते हैं। पेंटोज शुगर के दो भाग है। देखिए पेंटोज शुगर के दो भाग, एक होता है डीऑक्सीराइबोज और दूसरा होता है राइबोज। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, पेंटोज शुगर के दो भाग, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। पहले हम लोग राइबोज का फिगर बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले हम किसका फिगर बनाएंगे? राइबोज का। हमने क्या बताया कि पेंटोज शुगर क्या होता है? 5 कार्बन वाला एक मोनोसैकेराइड होता है। तो 5 कार्बन होगा, ऑक्सीजन, इसमें कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 और 5वां कार्बन यहाँ है। OH बॉन्ड बना लीजिए, H OH H OH H OH और H। ये हमारा राइबोज है। ये क्या है? राइबोज है। राइबोज में देखते हैं कार्बन की संख्या कितनी है, कितने कार्बन है गिनिए, 1 2 3 4 5। हाउ मेनी कार्बन? 5। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H 10। नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या है? राइबोज। ये क्या है हमारा? ये C5H10O5 हमारा क्या है? राइबोज है। यह क्या है? राइबोज है। लेकिन हमें ये राइबोज समझ में आ गया। देखो एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब उसके विषय में बाद में बताएंगे, पहले राइबोज समझ गए आप लोग। राइबोज का C5H10O5 क्या हुआ? हमारा राइबोज हुआ। लेकिन डीऑक्सीराइबोज क्या होता है? क्योंकि डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है ना। तो डीऑक्सी को ध्यान से, ये राइबोज मिटा दें, ये राइबोज यहां हम लिख देते हैं, राइबोज। देखिए
डी माने यहाँ, यहाँ जहाँ लोग कम, यहाँ का जहाँ लोग कम, डी मतलब कम तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ हम आपको समझने के लिए कह दे रहे हैं डी। डी माने कमी कर दो, किसमें? ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कमी कर दें तो डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। राइबोज के एक ऑक्सीजन, राइबोज में एक ऑक्सीजन की कमी कर दें तो डीऑक्सीराइबोज तैयार होगा। यह कार्बन कहां से सॉरी ये ऑक्सीजन कहां से कम होता है? ये ऑक्सीजन सेकेंड नंबर के कार्बन पे, ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो हमेशा राइबोज के सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन हटता है और डीऑक्सीराइबोज बनता है। तो सेकेंड वाले कार्बन से अगर हम OH आयन से O को हटा दें तो एक ऑक्सीजन को हटा दें तो ये क्या हो जाता है? डीऑक्सीराइबोज हो जाता है। इसका फार्मूला क्या हो जाता है? C5H10O4, बिकॉज O यहाँ कम हो जाता है, O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम हो जाता है और ये क्या बन जाता है? डीऑक्सीराइबोज, हमारा डीऑक्सीराइबोज तैयार हो जाता है। तो पेंटोस शुगर समझ में आ गया सबको? पेंटोस शुगर यहाँ से हमें डीऑक्सीराइबोज मिल गया। कैसे बनता है डीऑक्सीराइबोज ये समझ में आ गया हमें, ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं। पेंटोस शुगर हमें ये पोर्शन हमें समझ में आ गया, ये पेंटोस शुगर का ये पोर्शन हमें समझ में आ गया। अब पेंटोस शुगर के बाद हम लोग आते हैं नाइट्रोजनस बेस पे। पेंटोस शुगर के बाद नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है इसके विषय में जानते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है पैरिमिडीन। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है पैरिमिडीन्स ना। अब देखो प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन के दो भाग होते हैं, एक होता है एडेनिन, ध्यान दीजिएगा, एडेनिन, और क्या होता है एक एडेनिन दूसरा गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन किसके अंतर्गत आते हैं? प्यूरिन्स के। प्यूरिन्स के अंतर्गत क्या आते हैं? एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडीन के अंदर क्या आते हैं? थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। और क्या होता है? यूरोसिल। प्यूरिन्स में दो आते हैं, एडेनिन, गुआनिन, और पिरिमिडीन में क्या आता है? थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। नाइट्रोजनस बेस समझ में आ गया आपको? नाइट्रोजनस बेस दो भाग में होते हैं, प्यूरिन्स और पैरिमिडीन्स, और इसमें एडेनिन, गुआनिन, और इसमें थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यूरेसिल क्या होता है? यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। यूरेसिल में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, थायमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। मींस अगर देखा जाए डीएनए में, देखिए पहले एक चीज जानिए, एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं, गुआनिन को जी से, थायमिन को टी से, साइटोसिन को सी से और यूरेसिल को यू से। अब डीएनए किससे किससे मिलके बना हुआ है? डीएनए, हम डीएनए लिखते हैं, डीएनए किससे मिलके बना हुआ है? डीएनए में एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन मिलते हैं। और आरएनए में क्या मिलता है? आरएनए में एडेनिन, थायमिन की जगह क्या हो जाता है? यूरेसिल। थायमिन की जगह यूरेसिल, कॉमा लगा दें, थायमिन की जगह यूरेसिल, फिर गुआनिन और साइटोसिन, ये आरएनए में पाया जाता है। अब समझ में आया कि यूरेसिल क्या है? डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है, और आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ये समझ में आ गया आपको? इसमें एक चीज और हम बता देते हैं,
नाइट्रोजनस बेस जो हम लोग पढ़े हैं, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, एडेनिन हमेशा थायमिन से डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से हमेशा हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। यहाँ आप फिगर देख सकते हैं, एडेनिन डबल बॉन्ड से ज्वाइंट है थायमिन से, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से। ये सब संरचना आप डबल हेलिक्स की जो संरचना ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है हमारे डीएनए की, ये फिगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो नाइट्रोजनस बेस आपको समझ में आ गया, डीएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तीसरा क्या हमारा, फॉस्फेट मॉलिक्यूल। फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स मीन्स होता है फास्फोरिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या होता है, H3PO4। H3PO4 इसे हम बना दें P से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, P से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और OH और OH, ये सिंगल बॉन्ड से, ये हमारा क्या होगा, फास्फोरिक एसिड। क्या हुआ, देखिए H3PO4, P की संख्या 1, हाइड्रोजन 3, 1 2 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4, 1 2 3 4। ये क्या हमारा हुआ, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल हुआ, फास्फोरिक एसिड हुआ। देखिए एक चीज बताना चाहेंगे हम आप लोग को, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एसिडिक इन नेचर, डीएनए क्या है, एसिडिक इन नेचर, लेकिन बना किससे है, नाइट्रोजनस बेस, बेसिक इन नेचर। तो क्वेश्चन उठेगा ना कि डीएनए जब नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ है तो ये एसिड कैसे होता है, तो ये एसिड कैसे होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के उपस्थिति के कारण ही डीएनए एसिडिक नेचर का होता है। ये एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान जान लीजिए कि डीएनए एसिडिक नेचर क्यों होता है। डीएनए क्या हुआ, फास्फेट मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति के कारण ही डीएनए का जो एसिडिक नेचर होता है वह फास्फेट मॉलिक्यूल के कारण ही होता है। तो हमें तीनों चीज समझ में आ गई, यहाँ पे पेंटोस शुगर भी जान लिए, नाइट्रोजनस बेस भी जान लिए और फास्फेट मॉलिक्यूल्स भी जान लिए। मींस हम न्यूक्लियोटाइड के विषय में जान गए। यही न्यूक्लियोटाइड बार बार आपस में मिलके डीएनए की संरचना करता है, जो डीएनए हमारे सामने अवेलेबल है। तो डीएनए की संरचना आप लोग समझ में आ गई, कैसे बना ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं क्या डीएनए का कार्य क्या होता है हमारे शरीर। डीएनए में गुणसूत्र का निर्माण होता है, गुणसूत्र से आनुवंशिक लक्षण जो माता पिता के कैरेक्टर को उसके संतान में लेकर जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में चल रहा है, क्या डीएनए से डीएनए का निर्माण हो जाएगा। क्वेश्चन क्या, जैसे सेल से सेल का निर्माण पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण पढ़े, तो क्या डीएनए से डीएनए का भी निर्माण होता है। हाँ होता है। एक प्रक्रिया हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे जिसका क्या नाम है, रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन एक प्रक्रिया बताए थे जिसे हम लोग डुप्लीकेशन भी कहते हैं ना। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण होता है। एक प्रक्रिया और हम आपको बता दें, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया, क्या एक क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, क्या डीएनए से आरएनए तैयार होता है, तो हाँ तैयार होता है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है, ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए टू आरएनए, डीएनए से क्या तैयार होता है, आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और एक प्रक्रिया होती, क्या एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्या आरएनए से डीएनए बनता है, हाँ बनता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए तैयार होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को। ये प्रक्रिया याद रखना, एक एक नंबर पूछता है
कि कौन सी प्रक्रिया जिसमें डीएनए अपने दूसरे डीएनए को तैयार करता है, रिप्लिकेशन। और पूछेगा वह प्रक्रिया जिससे डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, ट्रांसक्रिप्शन। और वह प्रक्रिया जो आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये बताइए एक चीज और, क्या डीएनए प्रोटीन का निर्माण करता है? तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए। कैसे? देखिए आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक होता है एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। इसका मतलब एम फॉर मैसेंजर, ये मैसेंजर आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए और राइबोसोम आरएनए। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन निर्माण। सब में हम बताते जा रहे हैं कि राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 80S 70S। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। मतलब राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी तरीके से आरएनए में जो आरआरएनए होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसमें होता क्या है? डीएनए, हमने शुरू में ही एक डेफिनेशन आपको बताए थे कि डीएनए इज द स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है। तो डीएनए सूचना देगा आरएनए को कि आप प्रोटीन का निर्माण करिए, तो वह सूचना कौन लेगा? मैसेंजर लेगा। मैसेंजर आरएनए सूचना देता है कि डीएनए ने क्या कहा है कि प्रोटीन का निर्माण करो, और इस सूचना को ये ट्रांसपोर्ट आरएनए लेकर आरआरएनए को देता है। ट्रांसपोर्ट मतलब ले जाकर, यातायात मीन्स इसके संदेश को ये ले जाकर आरएनए को देता है, और आरआरएनए में प्रोटीन का निर्माण होता है। ये बात समझ में आ गई? और एक प्रक्रिया हम आपको बता दें, एक प्रक्रिया होती है जो कभी कभी पूछ देता है एक नंबर में, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में क्या होता है? एमआरएनए से, सिर्फ एक नंबर में जानिए, प्रोटीन का निर्माण होता है। एमआरएनए में ये मैसेज देगा टी को टीआरएनए को टीआरएनए, आरआरएनए के पास जाएगा, प्रोटीन का निर्माण कराएगा। मीन्स जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है, एमआरएनए से प्रोटीन बनने तक की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ये तो डीएनए की संरचना के विषय में हम लोग जान गए। एक छोटी सी और जानकारी हम आप लोग को बता देते हैं। यहाँ आइए फिगर पे देखिए, जब भी डीएनए के संरचना जो होता है, कौन सा मॉडल होता है? डबल हेलिक्स मॉडल होता है। यह कैसा होता है? ये 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन हम यहाँ पेज पे बनाए हैं तो ये संभव नहीं है कि 3 डायमेंशनल बना सके, तो इसलिए 2 डायमेंशनल में ये बना हुआ है फिगर। ये फिगर जैसे यहां से इतना यहां मुड़ा, और फिर जितना ये दूरी होगी उतनी ही दूरी ये इस साइड की भी होती है और इधर की भी होती है। ये साइज फिक्स होती है।